ठंड, खौफ, तारीकी और अबतर हालत के बावजूद माइकल हार मानने को तैयार नहीं था। इसका जिस्म कांप रहा था, वो ख्यालात को यकजा कर रहा था। किसी भी तरह इसे सरवाइव करना था, इसे एशले तक पहुंचना था। एशले की याद उसे तड़पा रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता हिलना जुलना शुरू कर दिया। वो सख्त चीज़ पर पड़ा था, कमर दुख रही थी। कुछ देर में पेट के बल लेटने में कामयाब हो गया। कमर की दुखन कम होने लगी। माइकल ने जिस्म को फुलाया और ढीला किया। इसे लगा यह मशक्क़त वाला काम है, ताहम वो रुक रुक कर ये अमल दोहराता रहा और बंदिशें कुछ ढीली पड़ गई। वो किसी न किसी तरह एक हाथ पुश्त की जानिब लाने में कामयाब हो गया। हाथ की उंगलियां अकबी पॉकेट में मौजूद मोबाइल को छू रही थी। पेट के बल लेटने का मकसद भी यही था। दिल की धड़कन बढ़ रही थी। ताबूत में मोबाइल साथ था। अगरचे वो वाटरप्रूफ था, लेकिन माइकल को यकीन नहीं था कि मोबाइल काम करेगा। अगर काम किया तो वो उसे देखेगा कैसे। एहतियात से मोबाइल काबू में रखते हुए इसने उंगलियां दौड़ाई और पावर बटन को पुश किया। बीप की मदम सी आवाज़ ने इसकी उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। हफीफ रोशनी पैदा हुई। इसके चारों तरफ आमूदी दीवारें थी। वो जगह 6 फुट चौड़ी और 5 फुट बुलंद थी। वो अंदाज़ा नहीं लगा सका कि ऊपर किस किस्म का डोर है। वो हाथ आज़ाद करके मुंह के करीब लाना चाह रहा था, लेकिन वो जितनी कामयाबी हासिल कर सका था, इससे आगे जा ना सका। इसे टेक्स्ट का ख्याल आया। वो टेक्स्ट कर सकता था। यादाश्त के मुताबिक फ़ोन पर पहले पिन कोड की दरख्वास्त आती है। इसने सादा कोड 4444 इस्तेमाल किया और इसका लकी नंबर था। 4 दूसरी की तार में थाई बाई जानब था। 4 मरतबा बीप की आवाज़ आई। काम बन गया था। दूसरा काम मुश्किल नहीं था। वहाँ हरूफ तहज्जी नहीं थे। नंबर 1 पर कुछ नहीं था। नंबर 2 पर ABC थी। इसने दिमाग में जमा तफरीक की। फिर इसने धीरे धीरे एहतियात से पैगाम लिखा, अलाइव कॉल पुलिस। इसे यकीन नहीं था कि पैगाम गलती से पाक है या नहीं। अब इसने एशले का नंबर मिलाया और पैगाम रवाना कर दिया। अचानक इसे घबराहट महसूस हुई। अगर इसने दुरुस्त काम किया है तो एशले क्या कर लेगी? क्या वह पुलिस को इत्तला करेगी? और पुलिस इस मामूली बयान की मदद से इस तक कैसे पहुंचेगी? माइकल ने दिमाग लड़ाया और 3 मरतबा 9 का बटन दबाकर रवाना कर दिया। कुछ देर बाद इसे मदम आवाज़ सुनाई दी, इमरजेंसी सर्विस। माइकल ने बोलने की नाकाम कोशिश की। नस्वानी आवाज़ फिर आई, हेलो कॉलर, तुम ठीक हो? हेलो, क्या तुम अपनी शिनाख्त करा सकते हो? कॉलर, क्या तुम मुसीबत में हो? वक्फे बाद फिर आवाज़ आई, हेलो कॉलर, क्या तुम सुन रहे हो? माइकल ने राब्ता काट कर फिर नंबर मिलाया। इस मरतबा दूसरी नस्वानी आवाज़ आई। माइकल ने राब्ता काट कर फिर नंबर मिलाया। इसने 2 मरतबा यही हरकत की। यकीनन वो समझ जाएंगे। इतला मिलते ही रॉय ऑपरेशन सालसा के वर्क स्टेशन पहुंच गया। हाय, वो बोला, क्या खबर है? सर, MM एंटरप्राइज की ज़मीन पर सही टीम ने एक पोशीदा कवर दरियाफ्त किया है। इसमें ताबूत भी है, एमा जेन ने बताया। फैंटास्टिक न्यूज़, रॉय ने कहा। इसने देखा टीम का हर फर्द इसको अजब अंदाज में देख रहा था। क्या हुआ? वो बोला, खबर अच्छी नहीं है सर, ताबूत खाली है। बाकायदा कब्र और ताबूत भी है, लेकिन खाली। कब्र में किसी की मौजूदगी के आसार थे? रॉय ने सवाल किया। कब्र खाली मिली है, लेकिन वो पहले खाली नहीं थी। कोई था वहाँ। जाहिर है कि माइकल था, निकोल ने कहा। रॉय का सर घूम रहा था। क्या असरार था? दफातन फ़ोन की घंटी बजी। एमा जेन ने फ़ोन उठाया। सब खामोशी से एमा के बदलते तासुरात को देख रहे थे। वो आपसे बात करना चाहती हैं, एशले हाथ पर। एमा ने रिसीवर रॉय की तरफ बढ़ाया। हेलो, वो जिंदा है, मुझे मैसेज मिला है, वो जिंदा है। मैसेज क्या है? अलाइव कॉल द पुलिस। बस इतना ही है। हिज्जा गलत है। पैगाम उसने मोबाइल से भेजा है। हाँ, एशले ने जवाब दिया। निक और बेला की बजाय रॉय ने खुद जाने का फैसला किया। वहीं ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। वान एलन बिल्डिंग की लिफ्ट के आईने में मार्क अपना उतरा हुआ चेहरा देख रहा था। इसके इर्द गिर्द गुत्थियाँ जैसे सुलझ रही थी। एशले का मसला क्या था? महीनों वो उसके बहुत करीब थी। कई बार वो दोनों साथ सोए थे। इसके बगैर वो खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। लेकिन अब क्या हो गया था? फासला बढ़ता जा रहा था। ये ठीक था कि शादी की शाम इसे शराब नोशी से परहेज करना चाहिए था, लेकिन आज माइकल को ख़त्म करने की बात इसने किस अंदाज में की थी? हत्ता कि वो मार्क पर शक कर रही थी। अल्फाज अभी तक मार्क के कानों में गूंज रहे थे। वो एशले के मंसूबे पर अमल करता आया था, लेकिन इसमें मर्डर शामिल नहीं था, हरगिज़ नहीं। वो ताबूत में से ट्यूब भी निकालता। इसकी वजह सिर्फ एक थी, वो किसी भी तरह अपने हसद को दबा नहीं सकता था कि शादी के बाद एशले और माइकल हनीमून के लिए रवाना होंगे। ये तस्वर ही नाकाबिले बर्दाश्त था। अब वो पागल आदमी माइकल को टार्चर करके मारने जा रहा था। मार्क का कलेजा मुंह गवा रहा था। लिफ्ट से निकलकर वो फ्लैट में दाखिल हुआ। कुछ करने से पहले ही फ़ोन बजने लगा। डिस्प्ले पर कोई नंबर नहीं था। हेलो, इसने रिसीवर उठाया। पुलिस आई थी तुम्हारे पास? यकीनन तुमने कुछ नहीं बताया। वो मखसूस अस्ट्रेलवी लहजा था। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तुम दोनों ने जिस वकील को पावर ऑफ अटर्नी बनाया, इसका नाम जॉलिस ग्रुप है। सेफ से वो कागजात निकाल कर इसे फैक्स करो और फ़ोन पर हदायत करो कि वो तुम दोनों के मुश्तरका अकाउंट से 1,253,000 पाउंड निकाल कर पनामा के अकाउंट में मुंतकिल कर दे। पनामा का नंबर मैं इसे पहले ही फैक्स कर चुका हूँ। 1 घंटे में फिर फ़ोन करूँगा।
कोई गलत कदम मत उठाना। ग्लेन रॉय के साथ एशले के सिटिंग रूम में था। रॉय एशले के फ़ोन पर पैगाम को तक रहा था। एशले बिलमुकाबिल बैठी थी, इसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा जर्द था। रॉय ने देखा कि इसका लिबास जाहिर कर रहा था कि वो कहीं बाहर से आई थी। कहाँ थी, कहाँ से आ रही थी, किसके साथ थी? तुमने उसे कॉल बैक की थी? हाँ, मैंने टेक्स्ट भी किया था, लेकिन रिंग होने के बाद फ़ोन वॉइसमेल पर चला जाता था। ये बेहतर है, रॉय ने कहा। पहले कॉल डायरेक्ट वॉइसमेल में बदल जाती है। ग्लेन ने फ़ोन लिया। इसने ऐलान किया आज 10:28 पर इसने पैगाम भेजा था। रॉय ने हिसाब लगाया, एशले ने इसे 20 मिनट ताहीर से फ़ोन किया था। क्यों? ग्लेन ने माइकल को फ़ोन किया, तारुफ कराया और अपना नंबर बताया और कहा कि इस पर मुझे फ़ोन करो। क्या वो तुम्हें अक्सर टेक्स्ट करता है? ग्लेन ने सवाल किया। हाँ, वक्तन फ़वक्तन, एशले ने कहा। रॉय ने फिर पैगाम पढ़ा। यूँ लगा जैसे किसी छोटे बच्चे ने टेक्स्ट किया हो। अगर बड़े आदमी ने किया है तो वो जल्दी में था या फिर ड्राइविंग कर रहा था। पैगाम से तुमने क्या समझा? एशले ने इस्तफसार किया। रॉय बोलते बोलते रुक गया और मेज़ के नीचे से अपनी टांग ग्लेन की टांग से टच की कि वो खामोश रहे। फिर इसने एशले को कब्र के बारे में बताया और कहा कि वो जिंदा है, लेकिन मालूम होता है कि मुसीबत में है। मतलब वो कब्र से निकलने में कामयाब हो गया है। तफसील सुनने के बाद एशले ने सवाल किया, शायद वो कब्र में था ही नहीं। कम ऑन, हकायक की तरफ आओ। मैं हकायक के साथ इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, रॉय ने कहा। मान एशले हरासा नजर आई, जैसे छोटी बच्ची घर से दूर जाने के बाद खौफजदा हो, और इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। रॉय और ग्लेन खड़े हो गए, उसे दिलासा दिया और कहा हमारी कोशिशें जारी हैं। रॉय बोला। डेडलाइन से 3 मिनट कबल मार्क ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। कुछ देर बाद बेल बजी। हेलो, मार्क ने कहा। हाय फ्रेंड, विक बात कर रहा हूँ। वेल डन, तुम अच्छा काम कर रहे हो, वो चहका। मार्क हैरान था। इसे कई बार शक हुआ कि विक इसकी निगरानी कर रहा है। कैसे, कहाँ से? मार्क ड्रिंक के लिए कैबिनेट की तरफ आया। फिर पैगाम आया, दोस्त बालकनी में जाओ और नीचे स्ट्रीट को देखो। मार्क उलझ गया। क्या उसने माइकल को छोड़ दिया? बालकनी में जाकर दोनों हाथ इसने रेलिंग पर रखे, कदरे झुक कर बगौर नीचे देखा। करीबी नाइट क्लब से म्यूजिक का शोर बुलंद हो रहा था। इसने प्यादा लोगों का जायजा लिया, स्ट्रीट के कोने पर नजर डाली। माइकल नहीं है तो विक होगा या दोनों साथ होंगे। इसने पैगाम भेजा, कहाँ हो तुम? जवाब आया, ऐ तुम्हारे पीछे। मार्क को पलटने का मौका ही नहीं मिला। 2 मजबूत हाथों ने इसका बेल्ट और शर्ट का कॉलर जकड़ा। लम्हा भर में इसके कदम उखड़ गए। इसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। वो हला में हाथ पांव मारता हुआ नीचे जा रहा था। राय और ग्लेन कार में थे जब पुलिस रेडियो पर इत्तला मौसूल हुई। कैंप टाउन सी फ्रंट की वान एलन बिल्डिंग से कूदकर खुशी की गई है। दोनों ने मानहेज नजरों से एक दूसरे को देखा। राय ने क्लब अपार्टमेंट से नीले रंग की लाइट निकालकर खिड़की से हाथ निकाला और लाइट को छत पर नस्ब करके ऑन कर दिया। एक्सेलरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ता चला गया। जय हादसा पर सर्कस का समा था। नीली बत्तियां जल बुझ रही थी। हजूम के साथ 2 एम्बुलेंस कारें थी। दोनों कूदकर बाहर निकले। कार्ड दिखाकर वो जर्द फीते के नीचे से गुजर गए। 2 पैरामेडिक्स लाश के करीब खड़े थे। लाश खून के तालाब में पुश्त के बल पड़ी थी। राय और ग्लेन ने मुर्दा मार्क को पहचान लिया। राय कांस्टेबल की तरफ मुड़ा। क्या हुआ? पता नहीं सर, एक लड़की अपने दोस्त के साथ गुजर रही थी, इसने गिरते देखा। वो शॉक की हालत में एम्बुलेंस में बैठी है। कोई इसको जानता है? किसी की आवाज़ आई। हाँ, ये मेरे फ्लोर पर मेरा पड़ोसी था। एक और आवाज़ आई। राय ने रॉबर्ट एलिसन को बिल्डिंग के बाहर देखा। इसने इन दोनों से हाथ मिलाया। मुझसर बात के बाद राय ने चंद बातें रॉबर्ट को बताई और इंदिया दिया कि वो मार्क के अपार्टमेंट में जाना चाहता है। रॉबर्ट ने भी साथ चलने का इशारा दिया। रॉबर्ट इन दोनों के साथ दोबारा वापस हुआ। पोर्टर के पास चाबी थी, वो बाहर खड़ा था। राय अंदर जाने के बाद सीधा बालकनी की तरफ आया। नीचे जाकर मिले जुले हजूम को देखा। क्या वो इसलिए कूद गया कि इसे एहसास जुर्म था कि सिर्फ वही क्यों बचा है? लेकिन नुक्ता राय को हजम नहीं हुआ। राय वापस अंदर आ गया। इधर उधर देखने के बाद वो कपबोर्ड की तरफ चला गया। गुज़श्ता मुलाकात में मार्क बार बार इसी तरफ देख रहा था। राय हर कपबोर्ड की दराज खोल के देख रहा था। ग्लेन भी शामिल हो गया। एलिसन एक तरफ खड़ा देख रहा था। बात आता राय किचन की तरफ आया और फ्रिज खोला। दूध के कार्टन, अंडे, एक बैग वो तकरीबन नजरअंदाज कर गया जो तीसरे शेल्फ पर रखा गया था। राय ने इसे उठाकर खोला। इसकी पेशानी शिकन आलूदा हो गई। बैग में से उंगली का एक टुकड़ा उठाकर इसने स्या मार्बल की सतह पर रख दिया। ग्लेन उंगली को घूर रहा था। ओके, बात कुछ समझ में आती है, एलिसन ने कहा और जेब से A4 साइज का प्रिंट आउट निकाला। मैं इसकी आईडी चेक कर रहा था तो ये मुझे जेब में से मिला था। राय और ग्लेन ने तहरीर पढ़ी। 2 बातें वाज़ेह हैं। राय ने प्रिंट आउट तय किया। अव्वल, ये खुदकुशी नहीं है। 2, हमारी किस्मत काम कर रही है, यानी माइकल अभी जिंदा है। ब्राइटन CID के सार्जेंट ग्लेन का एक पैगाम माइकल सुनने में कामयाब हो गया। इस वक्त इसे यूँ लगा कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मीठी आवाज़ इसने ना सुनी हो। इसने तारीकी में जवाबी टेक्स्ट रवाना करने की कोशिश की। दफातन चकाचौंध रोशनी ने इसे अंधा कर दिया। शरीर लड़के, तुम्हारे पास मोबाइल है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। फ़ोन छीन लिया गया। तुमने मुझे मायूस किया है। ये फेयर प्ले नहीं है, तुम्हें बता देना चाहिए था। माइकल ने हट की झुर्रियों में से चमकती हुई सबसे आंखें देखी। स्टाल अंगेज आंखें। देखते हैं किसने किससे बात की है। इसने फ़ोन ऑन किया। और तुम्हारी मंगेतर और पुलिस ऑफिसर भी कुछ कह रहा है। तुम्हें माँ की तरह सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा काम तो हो गया है, जैसा कि तुम जानते हो। माइकल कोशिश के बावजूद कुछ बोल नहीं सकता था। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम हो गया है, लिहाजा अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसने बेरहमी से फैसला सुना दिया।
एमा जेन सालसा ऑपरेशन के वर्क स्टेशन में तनहा थी। कहाँ है सब? राय ने सवाल किया। मेरे ख्याल में घर जा चुके हैं। एमा की आवाज़ में थकन थी। तुम्हें भी जाना चाहिए। राय ने इसका शाना थपथपाया। मैं चंद मिनट लूंगी, तुम दोनों के दिलचस्पी का सवाल है। तुमने मुझे हिदायत दी है कि एशले हार्पर के बैकग्राउंड पर नजर रखूं। हाँ, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? कुछ ज्यादा ही। एमा मुस्कुराई। इसने प्रिंट आउट्स और नोटबुक को सामने फैलाया। तुम्हारे बयान के मुताबिक एशले लंदन में पैदा हुई। इसके वालिदैन ट्रैफिक एक्सीडेंट में स्कॉटलैंड में मारे गए जब वो 3 साल की थी। फिर इसे लंदन में ही गोद ले लिया गया। बाद अज़ां इसके फॉस्टर पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए। 16 साल की उम्र में वो कनाडा अंकल और आंटी के पास चली गई। इसके अंकल का नाम ब्रॉडले किंगम है। एशले हार्पर 9 माह कबल वापस इंग्लैंड आई। तुमने कहा था कि वो टोरंटो रियल एस्टेट में काम करती है और ये कि इसकी जॉब का ताल्लुक बे ग्रुप की कंपनी से था। राय ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। ओके। वो बोली, आज मैंने टोरंटो बे ग्रुप में ह्यूमन रिसोर्स के हेड से बात की है। इनकी झेली शाख सिरे से है ही नहीं। इनके डिपार्टमेंटल स्टोर की बहुत बड़ी चेन है। नीज एशले हार्पर का नाम इनके लिए कतई अजनबी है। मैंने मजीद तफ्तीश की लेकिन वहाँ कोई ऐसी रियल एस्टेट नहीं है जिसके नाम के साथ बे लगा हुआ हो। बहुत दिलचस्प, ग्लेन ने तबसरा किया। इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि टोरंटो के किसी फ़ोन डायरेक्टरी में ब्रॉडले किंगम का नाम मौजूद ही नहीं है। मेरी एक सहाफ़ी दोस्त स्कॉटलैंड में है। मेरे कहने पर इसने नुमाया स्कॉटिश पेपर्स को छाना है। एशले के मुताबिक वो 28 वर्ष की थी। 3 साल की उम्र में इसे फास्टर पेरेंट्स मिल गए थे। मेरी दोस्त ने माजी में मज़कूरा तारीख से 25 साल माजी में जाकर 5 साल आगे और 5 साल पीछे चेक किया। इस पीरियड में हार्पर नाम कहीं नजर नहीं आया। राय 27 नज़रों से नौजवान एमा को देख रहा था। वो मेहनती और मुस्तकिल मिजाज साबित हुई थी। मैंने एशले हार्पर का नाम होम नेटवर्क में डाला था। होम्स 2 जराइम का कंप्यूटर डेटाबेस है जो यूके में हर जगह पुलिस के अलावा इंटरपोल से भी मुंसलिक है। एशले हार्पर का नाम सामने नहीं आया। एमा ने वक्फा देकर नोटबुक के सफ़ात पलटे लेकिन एक क्लू सामने आया। जब AH के हरूफ प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक किए गए तो पहला नाम 18 माह कबल एनी गेबल हैरिंगटन। AH ने दौलतमंद प्रॉपर्टी डेवलपर से शादी की। इसका नाम रिचर्ड था। वो फ्री फॉल पैराशूटिंग का शौकीन था। शादी के 3 माह बाद वो इसलिए बहुत के मुंह में चला गया कि जंप के बाद पैराशूट नहीं खुला। 4 साल पहले टोरंटो में एक औरत अलेक्जेंडर ने रियल एस्टेट डेवलपर से शादी कर ली। इसका नाम जो गैब्रन था। शादी के 5 माह बाद जो गैब्रन सेलिंग के दौरान हादसे का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। 7 साल पहले एक औरत एना ने लंदन में प्रॉपर्टी डीलर से शादी की। इसका नाम जोलिन था। 6 माह बाद जोलिन अंडरग्राउंड पार्क में गैस की मदद से खुदकुशी कर चुका था। एना हैम्पटन का मतलब AH। इससे क्या साबित होता है? ग्लेन ने सवाल किया। बहुत से मुजरिम नाम बदलते वक्त अपने इब्तदाई वही रहने देते हैं। बज़ाहिर इससे कुछ साबित नहीं होता लेकिन ये देखो। एमा ने कीबोर्ड के साथ छेड़छाड़ की। एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ बरामद हुआ। बाल स्याह और कटे हुए लेकिन चेहरा AH एशले हार्पर का था। फिर इसकी जुड़वा बहन। ये इवनिंग स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। जोलिन वार्नर की मौत के बारे में है। एमा ने कहा। खामोशी का तवील वक्फाया। राय और ग्लेन ने फोटोग्राफ का जायजा लिया। तस्वीर बिलाशुबा इसी की है। ग्लेन ने कहा। एमा जेन ने कुछ कहे बगैर कीबोर्ड पर उंगलियां चला दी। एक और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नमदार हुआ। फोटो शोल्डर तक था और बाल भी शोल्डर पर। इस फोटो की मुशाबत पहले से ज्यादा एशले हार्पर से मिलती थी। ये टोरंटो स्टार की है। 4 साल पहले की बात है, एमा ने बताया। और ये जो कैरन की मौत की खबर है। राय और ग्लेन खामोश और सख्ते की कैफियत में थे। एमा ने 2 मजीद फोटोज दिखाए खबरों के साथ। चौथा फोटो सुर्ख बालों वाली एशले हार्पर का था। लानत है हम पर, ग्लेन ने दांत पीसे। एमा वेल्डन। राय ने खुले दिल से तारीफ की। शुक्रिया राय। एमा तुम सोने के लिए जा सकती हो। मैं सर्च वारंट का बंदोबस्त करता हूँ। राय ने कहा। मुझे नींद आ रही है। ग्लेन ने जमाई ली। दोस्त तुम्हारा दिन तो अब शुरू हुआ है। 2 बजे दस्तखतशुदा वारंट हासिल करके राय घर पहुंचा। अलार्म को 4:15 बजे पर सेट करके बिस्तर पर गिर गया। 5 बजे वो सुबह 6 हाउस में था और बेला और एमा वहां पहुंच चुकी थी। चंद मिनट बाद बेनफर्ड, जो टिंडल और ग्लेन भी पहुंच गए। काफ़ी पीते हुए राय ने ब्रीफिंग दी। बादशाह उन्होंने हिफाजती लिबास जेबतन किया और पुलिस ट्रांजिट वैन में सवार हो गए। निशानजदा कार ग्लेन ड्राइव कर रहा था और राय पैसेंजर पर था। एशले के घर के करीब ग्लेन ने गाड़ी निकोल के पहले मौजूद एक्स्ट्रा के करीब रोकी। एक्स्ट्रा पर कोई महसूस निशान नहीं था। एशले की गाड़ी अपनी जगह पर थी। दोनों कारों से उतरे। राय आगे था। इसने डोरबेल की तरफ हाथ बढ़ाया। 3 मरतबा घंटी बजाने के बाद इसने बेनफर को इशारा किया। बेनफर ने साथी के साथ मिलकर 2 मिनट में दरवाजा तोड़ दिया। पहले राय ने अंदर कदम रखा। पुलिस इसने बुलंद आवाज में वक्फे के साथ 2 मरतबा कहा। अकब में इसकी टीम भी अंदर दाखिल हो गई। ऊपर जाने के लिए राय सीढ़ियां तय करने लगा और लैंडिंग पर रुक गया। हेलो मिसेस हार्पर। खामोशी, सुकूत। पहली मंजिल पर आकर इसने रोशनी की। बाथरूम के बाद दोनों बेडरूम चेक किए। कुछ भी ना था। गोया वो किसी होटल वेरान कमरे में खड़ा था। इसकी हदायत के मुताबिक टीम ने पूरा घर को उधेड़ कर रख दिया। हत्ता के ऑडी कार की ऑनरशिप भी चेक की गई। 2 घंटे की भरपूर छानबीन के बाद भी कुछ हाथ ना आया। ग्लेन राय के करीब आया जो मैट्रेस को पलट रहा था। यूं लगता है कि वो जान गई हो कि हम आने वाले हैं।
ग्लेन ने कहा, तो फिर हम क्यों ना जान गए कि वो फरार हो रही है। राय ने तलखी से कहा, राय इसे देखो क्या मतलब हुआ। निकोल कमरे में आया और कागज का टुकड़ा राय को दिखाया। टुकड़ा सेंचुरी रेडियो नामी कंपनी की रसीद थी। कंपनी टोटन हम रोड पर थी। ये कहाँ से मिला? बैकयार्ड के डस्टबिन में, निकोल ने जवाब दिया। पर्ची पर लिखा था साइबर स्कैन A4 5000L L2 43125। कौन सी स्कैनर कॉस्ट है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है? राय ने रसीद देखी कंप्यूटर स्कैन से, और रसीद को तलब क्यों नहीं किया गया। राय सुरेश के केस के हवाले से लीवर्स क्राउन कोर्ट में हाजिर था। फोन इसने साइलेंट पर कर रखा था। 8-10 दिन कबल ये केस इसकी तरजीह था, लेकिन अब माइकल हैरिसन का केस इससे भी ऊपर था। लॉयर्स और क्लाइंट्स की बिनबिनाहट जारी थी। जब इसे सुरेश केस के हवाले से तलब किया गया तो वो कार्रवाई 2 घंटे तक जारी रही। इस मरतबा एक नया गवाह सामने आया था, जिसकी आमद के बाद राय की पोजीशन बेहतर हो गई और थकावट में कमी आ गई। केस नई शक्ल इख्तियार कर गया था। ऑपरेशन रूम में 2 नए अफराद का इजाफा हो गया। 2 नौजवान थे, एक कांस्टेबल और दूसरी लड़की असिस्टेंट। निकोल ने सेंचुरी रेडियो से मालूमात हासिल की थी। वो कागजात की शक्ल में राय के हवाले कर दी। हम सब पढ़ चुके हैं, इसने बताया। ये जदीद तरीन रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैनर है। इसके जरिए हैंड रेडियो के दीवाने नए दोस्त तलाश करते हैं। पुलिस रेडियो नेटवर्क्स और मोबाइल कॉल सुन सकते हैं, निकोल ने बताया। राय स्कैनर की रंगीन पिक्चर्स देख रहा था, यानी मंगल की रात वो गायब थी। बुध को लंदन में 2:30 बजे इसने रेडियो स्कैनर खरीदा, लेकिन क्यों? कोई अच्छा ख्याल है? राय ने सर उठाया। गालिबन इस केलम में होगा कि माइकल के पास वाकी टाकी है और वो इससे बात करना चाहती हूँ, या वो जानना चाहती हो कि माइकल वाकी टाकी के जरिए किसके साथ बात करना चाहता है। एमा ने ख्याल जाहिर किया और राय मुतासिर हुए बगैर न रह सका। कोई और प्रोग्रेस? हाँ, निकोल बोला। जब तुम एशले के घर चले गए थे, इसके बाद हमें एक लिफाफा ड्रेसिंग टेबल के पीछे से मिला था। शायद दरवाजों के पीछे से फिसल गया होगा। इसमें रसीदें भरी हुई थी। इनमें से सिर्फ एक ही कुछ काम की मालूम होती है। 1,500 पाउंड की रसीद है। कंपनी का नाम है कॉन्वेस्ट स्कॉट्स। पता मेडोक्स स्ट्रीट का है। किसी भी मौका के लिए कंपनी खूबसूरत मर्द या औरत की हम नशीनी फराहम करती है। यहाँ 2 तारीखें हैं। गुज़श्ता हफ्ते का दिन यानी वही एशले की शादी का दिन। दूसरी तारीख पिछले पीर की है। राय रसीद पलट कर देखो। राय ने ऐसा ही किया। पुष्ट पर कलम से ब्रॉडले किंगडम का नाम लिखा था। एशले का कैनेडियन अंकल। सब कुछ तो नकली है, जाली है। राय ने कहा, ये देखो। ग्लेन ने A4 साइज की फोटोकॉपी पकड़ाई। कैम्बियन आइलैंड के एक बैंक को फैक्स के जरिए हदायत दी गई है कि हदायत के मुताबिक तकरीबन 12.5 लाख पाउंड की रकम पनामा में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। पनामा का अकाउंट नंबर भी लिखा था। हदायत पर माइकल और मार्क के दस्तखत मौजूद थे। गुज़श्ता रोज 11:15 बजे। राय ने 2 मरतबा पढ़ा। दिन और वक्त के मुताबिक मार्क के बालकोनी से गिरने से मनी ट्रांसफर में 20 मिनट का फर्क था। मार्क की हलाकत से 20 मिनट कबल रकम की मुंतकिल की गई थी, जिसके बाद मार्क बालकोनी से कूद गया था। उन्होंने ऑफिस में से घेरा। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इसने रकम मुंतकिल की और जान दे दी। पनामा कोलंबियन माफिया से जोड़ा जा सकता है। शायद वो इनके मकरूज हो और मार्क को इस्तेमाल किया गया हो। नहीं, राय ने तरदीद की। क्या तुमने एमा की काबिल तारीफ तफ्तीश नहीं देखी? एशले मरकजी किरदार है। हर मरतबा इसका ताल्लुक कोलंबियन माफिया से नहीं हो सकता। वो अपने तौर पर काम कर रही है। खुदकुशी भी मशकूक है। माइकल और मार्क एशडाउन में बड़ा प्रोजेक्ट काम करने वाले थे। वो कई $1 मिलियन का मंसूबा था। अगर मार्क ने रकम ट्रांसफर कर दी तब भी इसे खुदकुशी की जरूरत नहीं थी। बेलामोय ने वोडाफोन से हासिल करदा मालूमात के बारे में बताया। माइकल ने कल 10:20 और 11 बजे रात के दौरान सरगर्मी दिखाई। इस दौरान कई मरतबा इसने 99 पर कॉल की, लेकिन हर मरतबा जवाब नहीं दिया। सेल फोन के टावर के बारे में बताऊं। हैरिसन जहां से कॉल कर रहा था, कंपनी ने वहां से करीब 3 टावर की निशानदेही की है। बुरी खबर यह है कि टावर पूरे टाउन को कवर करता है। इतना भी बुरा नहीं है। राय ने कहा, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि न्यू हेवन चैनल सी रिपोर्ट है। एमा ने बताया, तमाम रिपोर्ट्स को मैंने 2 नामों के लिए अलर्ट कर दिया है, एशले हार्पर और अलेक्जेंडर हार्पर। अलेक्जेंडर का नाम 4 साल पहले कनाडा में इस्तेमाल किया गया था। एमा ने मजीद कहा, इसकी ऑडी कार इसके नाम पर लीज है। 1 साल पहले की बात है। डीलर बीमर स्मिथ है। यही हाल मकान का है, लेकिन मकान की लीज इस माह के इख्तिताम पर खत्म हो रही है। मतलब शादी तक मकान लीज पर था। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ग्लेन ने कहा। मैंने छठी हिस्से के तहत टीम के नए साथियों को टास्क सौंपा था। एमा ने बात आगे बढ़ाई। मैंने उनको एशले का नाम और इसके तमाम पुराने नाम दिए कि वो दोनों तमाम कार रेंटल कंपनियों में छानबीन करें। एशले हार्पर के नाम से कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। ताहम रात 10 बजे एक औरत अलेक्जेंडर ने मर्सिडीज सलोन किराए पर ली थी। कार इसने गेटविक एयरपोर्ट पर एवेस से किराए पर हासिल की थी। टोरंटो डिमेंटन बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया था। फोटो के मुताबिक वो एशले हार्पर ही थी। इन औकात में गेटविक और न्यू हेवन के दरमियान तमाम CCTV कैमरे चेक कर चुका हूँ। ग्लेन ने कारकर्दगी के बारे में बताया। इसने 1 घंटा कबल अपना घर छोड़ दिया था। राय ने आंखें सुकेड़ी। क्या हम जान सकते हैं कि वो एयरपोर्ट तक कैसे पहुंची? नहीं। राय ने खामोश होकर सोचना शुरू कर दिया। वो जहन में शुरू ही से अब तक की तमाम जुज़ियात को दोहरा रहा था। समझ गया कि अगला मरहला एशले तक पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।